वेलकम बैक। सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ है उसका भारतीय इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसी पर बात कर रहे हैं हम इस हफ्ते। मेरे साथ है वेरॉक के को फाउंडर राहुल माथुर, साथ ही साथ एडवांटेज क्लब के को फाउंडर सौरभ देवरा और रेकर क्लब के को फाउंडर एकलव्य गुप्ता। ये मुझे बताइए राहुल, ये सिलिकॉन वैली बैंक में आप जैसे स्टार्टअप्स प्रेफर क्यों कर रहे थे अपना पैसा रखना? क्या एडवांटेजेस थे और क्या कुछ दूसरे प्लेयर्स ग्लोबली या भारत में वही सेवाएं देने के लिए तैयार हैं? क्या ये एक अच्छी सवाल है और मैं आपको खुद अपने दिल से ये कह रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम फाउंडर था, 22 इयर्स का था। और जो एडवाइस सब लोग यानी कि सीनियर फाउंडर लोग यानी कि रेजर पे के फाउंडर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, वो सब ये कहते थे कि जब आप यूएसए में फंडिंग उठाते हो वो प्लीज अपने सिलिकॉन वैली बैंक अकाउंट में डाल दो, उनके साथ अकाउंट खोल दो। और एक सिंपल सा रीजन ये है कि पिछले 40 सालों से उनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो एक्सपीरियंस रही है वो एकदम बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ उनके साथ 2 साल बैंकिंग में जो जो मेरी एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा था। सिर्फ ये एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ ऑब्वियसली उनका नाम में भी थोड़ा खराब हुआ है। जी। और जो एडवाइस हमको मिलती थी इन्वेस्टर से वो थी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ प्लीज अकाउंट खोल देना, उनके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक्सपीरियंस है। हम्म। ऑब्वियसली 2.5 इयर्स पहले जब हमारी एडमिशन वाई कॉम्बिनेटर में हुई थी उस समय ब्रेक्स मर्क्यूरी जैसे ऑप्शंस नहीं थे जी। जो आज यूएसए के स्टार्टअप्स के पास है। और इंडिया में भी रेजर पे और कुछ दूसरे ऑप्शंस भी नहीं थे। हम्म। तो वो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आए हैं। एडवाइस हमेशा ये रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक एक टॉप चॉइस है। कोई फोर्स नहीं करता है, ये सिर्फ एडवाइस रहा है इन्वेस्टर्स के एंड से। जी। हाँ, क्योंकि शायद इन्वेस्टर्स भी उस बैंक के साथ काफी समय से बैंक कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी खटास आ गई है इस पूरे सिचुएशन में, सौरभ, गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है उस तरह के ही ऑप्शंस आपको भारत में मिलेंगे? जो रेकर दे रहा है, जो रेजर पे ने भी एक खास डेस्क खोला है, क्या उसको आपने टटोला और क्या वो वायबल रहेगा इस समय भारतीय स्टार्टअप्स के लिए? हाँ, हम लोग भी गिफ्ट सिटी में भी अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या रेजर पे के थ्रू या रेकर जैसे सॉल्यूशंस के थ्रू। तो बट जो लॉन्ग टर्म रहेगा, आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ गिफ्ट सिटी में ही मूव कर जाएगा। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला कि डाइवर्सिफिकेशन होगा एंड कुछ ज्यादा फोकस रहेगा यूएस में ट्रेडिशनल बैंक्स की तरफ जाने की तरफ। क्योंकि आपने गिफ्ट सिटी के ऑप्शंस ऑफ कोर्स समझे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, एकलव्य बताइए क्या बेनिफिट्स गिफ्ट सिटी देगा वीज़ वी जो शायद ब्रेक्स और मर्क्यूरी इस समय यूएस में बैठे बैठे दे रहे हैं? इज इट ऑन पार? तो क्यों अकाउंट नहीं खोलते थे? क्या क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्री मूवमेंट नहीं है। तो क्या मनी इन मनी बाहर निकालने के लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, लिमिट्स होती हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग इंडिया में इसके जाते थे। तो गिफ्ट सिटी ने वो हटा दिया है। गिफ्ट सिटी वाइल इंडिया में है प्रेजेंट, बट सारे बेनिफिट्स जो फॉरेन अकाउंट्स में मिलते हैं वो आपको गिफ्ट सिटी में भी मिलेंगे। कि कोई भी इन्वेस्टर फ्रीली पैसे डाल सकता है, फ्रीली निकाल सकता है, या कोई भी बाहर से। दूसरा आई थिंक एक बेनिफिट जो है जिसपे गवर्नमेंट और बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत काम कर रही है कि क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों के कॉस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी टीम, आउटसोर्सिंग टीम इंडिया में रहती है जी। बहुत सारी। तो लोगों को पैसे तो ट्रांसफर करने ही होते हैं अपने यूएस अकाउंट से। तो वो अगर पैसा गिफ्ट सिटी में रखा है तो वहां से ज्यादा जल्दी इंडिया ट्रांसफर हो सकता है। वो पैसा 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन आपको वेट नहीं करना पड़ता है, जो आपको यूएस के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर में करना पड़ेगा। और दूसरा आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, चाहे परसेंटेज में वो छोटा लगता है, बट एब्सोल्यूट नंबर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो भी कम होगा गिफ्ट सिटी से इंडियन अकाउंट में। तो इंडियन फाउंडर्स के लिए क्या फायदा है कि एकदम इंडियन करंट अकाउंट के जैसे यूज होता है गिफ्ट सिटी का अकाउंट। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदा है कि उसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो फॉरेन अकाउंट को मिलते हैं। जी। तो इसीलिए वो विन विन है और काफी बेनिफिशियल रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सवाल ये उठ रहा है राहुल कि क्या ये एक बड़ा धक्का ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम पर है? अब वाई कॉम्बिनेटर के गैरी टैन ने जो लिखा था कि देखिए बड़े लोगों की छटनी होगी, बहुत बड़ा एक्सपोजर स्टार्टअप्स का रहा था सिलिकॉन वैली बैंक में। ऑफ कोर्स जो एफडीआईसी या फिर रेगुलेटर्स की तरफ से कदम उठाया, थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन क्या इससे ओवरऑल फंडिंग पर भी आपको लग रहा है धक्का पड़ता हुआ दिखाई देगा? मेरे मुताबिक जो हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, ये होपफुली सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक और एक दो दूसरे छोटे बैंक के साथ ही होगा। ये सिस्टम वाइड एक्सपोजर नहीं रहेगा। और हम भी एक वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड कंपनी है। और गैरी की जो मे बी ब्लॉग पोस्ट जो कि दूसरे लोगों को दिखाई दी है
वो उस समय लिखा गया था जब फेडरल रिजर्व ने सिस्टेमिक रिस्क एक्सेप्शन बुलाया नहीं था। जी हाँ। वो सिस्टेमिक रिस्क एक्सेप्शन के साथ जितने भी सारे जो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स थे उनको भी कवर किया गया था उनके डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड के द्वारा। सौरभ, आपने, आई एम श्योर आपने इन्वेस्टर से बात की हो। वाई कॉम्बिनेटर ने जिसने इनफैक्ट आप दोनों की कंपनियों में पैसा लगाया है, उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि अब वो लेटर स्टेज फंडिंग नहीं करेंगे। अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इस समय वो अनाउंसमेंट आ रहा है, या फिर उनको वाकई में लग रहा है थोड़ा सा यू हैव टू सिट बैक, टेक इट इजी। क्या वैसी स्थिति आप पिकअप कर रहे हैं? क्या वो है कहीं ना कहीं आहट? जो मेरे इन्वेस्टर से बात हुई है और काफी इन्वेस्टर से बात हुई है, बड़े इन्वेस्टर से बात हुई है, अर्ली स्टेज से भी हुई है, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है पूरे इकोसिस्टम में कि इसकी वजह से कोई फंडिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां तक वाई कॉम्बिनेटर का अनाउंसमेंट का सवाल है, वो आई थिंक उनका पहले से ही डिसीजन था। उन्होंने वो ब्लॉग में भी क्लियर किया है कि ये डिसीजन इससे रिलेटेड नहीं है, पहले से ही है, तो इट्स मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस ही है। सवाल ये भी है, और इसकी काफी आलोचना हुई थी कि जो भी वीसीज सिलिकॉन वैली बैंक को यूज कर रहे थे, देव बीन सो कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ यही होता है ना, क्योंकि हम ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए, जो ऑफ कोर्स हम भारत में लगातार आप लोग कई दफा मांगते आए हैं कि क्या वो रिस्क एपेटाइट कहीं फीकी ना पड़ जाए, क्योंकि मूडीज का जो बयान आ रहा है, जो ओवरऑल इकोनॉमी का हाल है अमेरिका में, उसका कुछ रिपल इफेक्ट ना आए। एकलव्य, ऐसा कुछ डर है क्या जब आप अपने निवेशकों से बात करते हैं? नहीं, मेरे को लगता है जैसे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, सी अच्छे कंपनीज को हमेशा पैसे मिलते हैं। आई थिंक एज लॉन्ग एज आप अपने बिजनेस पे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने की बात नहीं है, आपको हमेशा मीडियम लॉन्ग टर्म में पैसे मिलेंगे। कहाँ से पैसे आ रहे हैं? जिनको इमीडिएट अगर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वहां पे हो सकता है, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक से इफेक्टेड जो अगर कुछ वीसीज थे वो 1-2 महीने रुक जाए, लेकिन फाउंडर्स के पास आजकल बहुत ऑप्शन है। जैसे पहले लोग इन्वेस्टमेंट को, जैसे हम लोग भी यही बताते हैं कि सिर्फ इक्विटी को देखते थे, अभी फाउंडर्स बहुत लकी हैं कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे रेकर क्लब हम लोग देते हैं, डेट ऑप्शंस हैं, जो बाकी ऑप्शंस हैं, राइट, लाइक, तो ताकि लॉन्ग टर्म इक्विटी अगर स्लो डाउन भी होता है, राइट, वैसे लगता नहीं है मेरे को होगा, बट 1-2 महीने के लिए अगर होता भी है इस चीजों से, तो फाउंडर्स को बाकी ऑप्शंस यूज करके कैपिटल मिल सकता है इंटरिम के लिए। एंड आई थिंक उन लोगों को वो मिक्स बनाना बहुत जरूरी है, और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज को अच्छा इक्विटी, अच्छा डेट, अच्छा हमारा रिकरिंग रेवेन्यू फाइनेंसिंग सब कुछ मिलेगा। तो अगर वो ध्यान अपने बिजनेस पे रखेंगे तो आई डोंट थिंक इट शुड मैटर टू क्वालिटी कंपनी, उस हिसाब से चलेगा। ये एक अच्छी चीज आप और सौरभ कह रहे हैं कि अच्छी कंपनी को फंड जरूर मिलेंगे अगर आपकी चीजें इन ऑर्डर हैं, लेकिन क्या लोग उतने ही ओपन होंगे स्टार्टअप्स के साथ इस क्राइसिस के बाद बिजनेस करने के लिए? राहुल, इस पर कोई टिप्पणी? जी हाँ, ये मेरा एक डर था, और मैंने कुछ कस्टमर से भी सुना है कि जो न्यूज ये सिलिकॉन वैली बैंक से आया है, क्या इसका मतलब है मुझे स्टार्टअप्स के साथ बिजनेस कम करना चाहिए? मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि सिलिकॉन वैली बैंक की क्राइसिस एक छोटी सी दुर्घटना थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टअप्स पे भरोसा नहीं रख सकते हो। अगर आप किसी स्टार्टअप का सॉफ्टवेयर या सर्विस या तो प्रोडक्ट यूज करो, इसका कोई भी लेना देना सिलिकॉन वैली बैंक के साथ नहीं है। मेरे मुताबिक मे भी कुछ ऐसे कस्टमर्स रहेंगे जो न्यूज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये एक छोटी सी चीज थी, बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम थी और इसका सोल्यूशन भी अब निकल गया है। तो मेरे मुताबिक अगर आप किसी स्टार्टअप से सर्विसेज यूज करें, उसके बारे में आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, वो बिल्कुल से ठीक चलेंगे। चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हुई है, और मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे लिए समय निकालने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा आप लोगों ने समय निकाला। ऑफ कोर्स रेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनबोर्ड करने की कोशिश में है, आप अपने बिजनेस पर फिर से फोकस करने की कोशिश में है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, एकलव्य और सौरभ हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते हम भी आपसे लेंगे इजाजत। आपको ये चर्चा कैसी लगी, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।